Yes, good morning all of you. We are from Raisin Public School and today we are starting class 10th Hindi chapter number 2 संस्कृति का स्वरूप। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जो हमारी संस्कृति है वो कैसी है, क्या उसका स्वरूप सिर्फ छोटा सा ही है, क्या उसको वो जो है बहुत महान और विस्तृत रही है। हमें ये सब यहाँ पर पढ़ना है। क्या हम संस्कृति में रहकर संकुचित रह जाएं या फिर हम संस्कृति को उन्नत करने में हमेशा प्रयत्नशील रहें, ये हमारे सामने प्रश्न भी आएंगे। तो हम क्या करें, क्या ऐसा कुछ हो जाए कि हम संस्कृति को उसका उन्नत रूप प्रदान कर पाएं। देखिए, ये जो चैप्टर है ये वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है और उनका जो जन्म है 1904 ईस्वी में हुआ था। उनकी मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान खेड़ा रहा है और जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। चलिए हम आगे देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है उनका जन्म मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। उनके माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण बचपन उनका लखनऊ में ही बीता था। हाँ, देखिए, प्रारंभिक शिक्षा उनकी लखनऊ में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी डीन की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की थी। मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पर्सन रहे थे, बहुत ज्यादा शिक्षित व्यक्ति वो रहे थे। हाँ, इन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज म्यूजियम के अधीक्षक पद पर, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक काम भी उन्होंने किया था। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में वो नियुक्त भी हुए थे। अब आगे देखते हैं। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति भी वो रहे हैं। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि, कालीन भारतवर्ष, पृथ्वीपुत्र, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। देखिए, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति गंभीर अध्येताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। मतलब उन्होंने भारतीय संस्कृति पर बहुत ही गंभीर विषय उसको मानकर उसे बहुत कुछ और बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कालिदास के मेघदूत और भट्ट के जो बाण भट्ट रहे थे, भट्ट के हर्षचरित की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब उनके द्वारा लिखी हुई जो लेख हैं वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे और अच्छी हिंदी का उपयोग उन्होंने किया है। हमें यहाँ पर भारतीय संस्कृति का कुछ स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमें दिख रहा है कि भारत एक संस्कृतियों का देश है। इसमें कई तरह की संस्कृतियां हैं, कई तरह के त्योहार हैं, कई तरह के लोग अलग अलग तरह से उनको मनाया करते हैं। और यही संस्कृति, भले ही भारत कई सारे इसमें संस्कृतियों का मिलाप हो, लेकिन पूरा भारत एक है, ये हम जानते हैं। चलिए हम यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ से चालू हो जाता है। संस्कृति का स्वरूप का हम केंद्रीय भाव पहले देख लेते हैं। लेखक ने ये निबंध है, इस निबंध में बताया है कि संस्कृति शब्द बड़ा ही व्यापक है। हम उसको संकीर्ण रूप में उसको नहीं मान सकते हैं। और सांस्कृतिक कार्य बहुत फल देने वाला एक बड़ा वृक्ष के रूप में उन्होंने उसको माना है। जिस प्रकार वृक्ष हमको फल देते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृति भी हमारे लिए फलीभूत करने वाला, हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा वृक्ष है जो हमारे लिए बहुत सारे फल दिया करता है। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण विकास
और उसकी पूर्णता का आधार है। मतलब यदि कोई व्यक्ति संस्कृति में निपुण है और बहुत अच्छा सांस्कारिक है तो वो उसका संपूर्ण विकास उसी संस्कृति से संभव है। मनुष्य का जीवन कभी रुकता नहीं है, हम जानते हैं, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मनुष्य मर जाते हैं, संस्कृतियां नहीं मिटती हैं। ठीक है। हाँ देखिए, संस्कृति के विविध रूपों को उत्तरदायित्व हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य जो है वो संस्कृति के अंग कहे जाते हैं। संस्कृति को लेखक ने मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर निरूपित किया। उन्होंने कहा है कि संस्कृति जो है मन का भाव हुआ करता है, ये प्राणों में बसने वाली कला हुआ करती है और हर शरीर में, हर रोम रोम में बसने वाला जो है वो संस्कृति हुआ करती है। संस्कृति राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र को उन्नत करने में, राष्ट्र को जागृत करने में संस्कृति का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। यदि हमें राष्ट्र को उन्नत करना है तो हमें अपनी संस्कृति को उन्नत करना जरूरी हो जाता है। इसलिए बुद्धि का संबल लेना भी आवश्यक है। मतलब ये है कि हम बुद्धि का उपयोग करें और फिर संस्कृति को साथ में लेकर चलें तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि हमारी संस्कृति में कुछ रूढ़ियां हैं, ठीक है, सपोज ऐसा हम मान लें, और कुछ ऐसी कुरीतियां हैं और हम उनको लेकर चलेंगे तो वो चीजें गलत भी हैं। हमें संस्कृति में क्या करना पड़ेगा, हमें संस्कृति में बुद्धि का उपयोग करके उसको उसके अनुसार आगे कर बढ़ना है। हमें संस्कृति को भी मानना है लेकिन उससे रूढ़ियों को भी, बुराइयों को भी हटाना है। ये हम लेकर आगे चलें। देखिए, हम केंद्रीय भाव पर चल रहे हैं। पूर्व और नूतन का जहां मेल होता है वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसमें जो अच्छाइयां हैं हम उसको और अच्छा कर दें, हम उसको और अच्छी तरह से सभी के एक साथ मिलकर उसको एंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें, उसको मनाएं, ठीक है। लेकिन उसमें जो बुराइयां हैं उनको हम खत्म कर दें, समूल नष्ट कर दें, वही तभी हमारी संस्कृति जो वो उन्नत हो जाएगी। मनुष्यों के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। हमें जानते हैं कि हर मनुष्य का अपना चरित्र होता है और मनुष्य ही उसको निर्माण करते हैं, ठीक है। मनुष्य उसको बताते हैं कि इसका ऐसा चरित्र है और ये इस तरह का व्यक्ति है। ठीक उसी प्रकार हमारे दुराग्रहों से मुक्त होकर प्रत्येक वस्तु को कसौटी पर कसकर देखना होगा। मतलब ये है कि हमें हमारी संस्कृति में जो अच्छाइयां हैं उनको देखना होगा। वो अच्छाइयां हैं तो वो किस किस तरफ जा रहे हैं, वो कितनी अच्छाइयां हैं, हमको ये भी देखना होगा। इसके बाद में यदि उसमें कुछ बुराई है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो कहां तक कितना बुरा वो कर पा रही है, और यदि वो बुराई है तो उसको हमको नष्ट करना होगा, उस कुरीति को हमको हटाना पड़ेगा। कर्म से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है, तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता है। इसलिए पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें लेकर हम कर्म में लगें और नई वस्तु का निर्माण करें। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमको हमारी जो संस्कृति है उसको तो मूलभूत मानकर उसको चलना चाहिए, लेकिन यदि उसमें कुछ नवीन सृजन यदि संभव हो सके, कुछ नई चीजें जिसमें आ सके, तो हमें उसको आत्मसात स्वतः ही कर लेना चाहिए ताकि हम हमारी संस्कृति को और उन्नत और विकसित और निर्माणकारी और उसको बना सकें। देखिए, हमारी संस्कृति के कई सारे स्वरूप हैं, उसमें से एक उद्धृत हमने यहाँ पर भी किया है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमारा जो चैप्टर यहाँ से चालू हो जाता है। संस्कृति का स्वरूप। संस्कृति की प्रकृति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। यदि हम संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं तो वही संस्कृति हमारा मुख्य आधार बन जाती है, वही हमारे लिए फलीभूत कर देने वाला एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाती है। हाँ, सांस्कृतिक कार्य कल्म वृक्ष की तरह फलदायी हुआ करते हैं। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेना चाहिए। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसको उन्नत करने के हमेशा हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं
उनमें कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्यों का भी नहीं है। मतलब ये है कि जितना कार्य हमें पैसा कमाना है, आर्थिक कार्यक्रम मतलब पैसा कमाने के काम जितने जरूरी हैं, ठीक उतने ही जरूरी काम हमारे संस्कृति से संबंधित भी हैं। दोनों एक ही पक्ष, एक ही रथ के दो पहिए हैं। जिस प्रकार यदि रथ जो है उसमें एक पहिया लगा हो और एक पहिया ना हो तो रथ जो है एक धुरी पर घूमने लगेगा। ठीक उसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी अपनी संस्कृति को कंटिन्यू मेंटेन करना चाहिए, कंटिन्यू हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक दोनों पहियों के समान, दोनों पहिए बराबर हैं और चल रहे हैं, तभी हमारा विकास संभव हो पाएगा। एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरे की कुशलता संभव नहीं है। जो उन्नत देश हैं वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। वस्तुतः उन्नत करने का यही मार्ग भी है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि यदि हमें उन्नति चाहिए, और वो उन्नत देशों को एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उन्नत देश है इसलिए उन्नत है क्योंकि उन्होंने संस्कृति को साथ में रखते हुए उन्होंने आर्थिक कार्यों को भी संभालते हुए एक साथ चलकर उस देश को उन्नत बनाया है। वहां पर उन्होंने संस्कृति की क्षति नहीं होने दी है। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं होती है। मतलब ये है कि जिस प्रकार यदि हमारा जो मन है हम उसको भूल जाएं और हम शरीर की रक्षा करते रहें तो ये संभव नहीं। हमें मन के काम भी करना पड़ता है, करना चाहिए, और हमें शरीर की रक्षा भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी, दोनों को साथ लेकर हमको चलना चाहिए। आगे देखिए, संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगीण पूर्ण प्रकार है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। हम जिस प्रकार जिया करते हैं वो हमारी संस्कृति हुआ करती है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका मूर्तिमान हुआ होता है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। हमारे जीवन में कई प्रकार के रूप हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे हम कभी दिवाली मनाते हैं, कभी हम होली मनाते हैं, कभी हम ईद मनाते हैं, कभी क्रिसमस मनाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां, अलग अलग प्रकार के समुदाय हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन जीवन के ये रूप जो हैं यही संस्कृति को निर्माण किया करते हैं। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच का विशाल अंतराल नाना रूपों से भरने लगा। सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, ऋतु, षड ऋतु, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गए। ये देव शिल्प थे। देवताओं ने जिस प्रकार जब सृष्टि का निर्माण किया तब उन्होंने ये सब चीजें बनाई। देव शिल्पों ने प्रकृति की संस्कृति भुवनों में व्याप्त हुई। इसी प्रकार मानवीय जीवन की उषा काल की हम कल्पना करें। हम ये चाहते हैं कि ठीक जिस प्रकार देवताओं ने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया और तारे बनाए, बादल बना दिए, कई तरह की ऋतुएं बना दी, संध्या और सुबह भी बना दी उन्होंने। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने संस्कृति का उदय करें, हम भी अपनी संस्कृति को उन्नत करें। यहाँ पर लेखक ऐसी कामना कर रहे हैं। देखिए, हमारे भारत की संस्कृति का स्वरूप जो हमको यहाँ पर दिख रहा है, कई सारे जो संस्कृतियां यहाँ पर हैं, यहाँ पर कई तरह के कल्चर्स हैं। यहाँ पर हमारे जो वास्तुकला जो है, आर्ट एंड क्राफ्ट जो अलग अलग क्षेत्र में हुआ करता है, वो यहाँ पर हमने दिखलाने की कोशिश की है। देखिए, आप सभी स्टेट्स में अलग अलग वास्तुकलाएं हैं जो यहाँ की प्रसिद्ध वास्तुकलाओं के रूप में मानी जाती हैं। हाँ, देखिए, हाँ, हम बात कर रहे हैं संस्कृति के स्वरूप की। उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूप में भरा गया है। इस प्रश्न में सहस्त्र वर्ष लगे। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। हमारी जो संस्कृति है वो ऐसे ही नहीं बन गई, उसके लिए हम अनवरत काम करते हुए आए हैं। हम हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति को मनाते हुए आए हैं, तब जाकर संस्कृति का एक मूर्त रूप हमको यहाँ पर दिखाई देता है। हम अपने पूर्वजों से सीखा करते हैं, हम अपने माता पिता से सीखा करते हैं कि हमको किस तरह से, किन चीजों को किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से हमारे पूजा पाठ का विधान होना चाहिए। ये सभी हम संस्कृति अपने पूर्वजों से सीखते हमारे माता पिता उनके माता पिता से सीखते और उनके माता पिता और उनसे सीखे थे। और ये जो है हम आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे, वो पीढ़ियां फिर और आने वाले पीढ़ियों को
सिखा देंगी। मतलब ये है कि संस्कृति अमर है, वो हमेशा चलती रहेगी और उसका कभी विनाश नहीं होगा। उसको हमको और विकास के पथ पर लेकर चलना है और उसको उसमें अच्छे परिवर्तन लेकर आना है। जितना भी जीवन का ठाठ है उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी की अंग है। मतलब ये है कि हमें उन सभी को लेकर चलना चाहिए, हमें संस्कृति के साथ चलना चाहिए, हमें धर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने धर्मों का पालन करना चाहिए, हमें दर्शन और साहित्य का ज्ञान होना चाहिए और हमें हमारे जो संस्कृति है, उसकी कला है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। तब हम संस्कृति का अनुसरण जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर संसार में देश भेद में अनेक प्रकार के मनुष्य हमें जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के मनुष्य जो है संसार में रहा करते हैं। उनकी संस्कृतियां भी अनेक हैं, नानावत अनिवार्य है। वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं, उसकी सजावट है। यदि हम ऐसा मान लें, इतनी सारी तो संस्कृतियां हैं, इतने सारे तो लोग हैं, अलग अलग प्रकार से वो अपने अपने चीजों को मनाया करते हैं, लेकिन उसको हमको सजावट मानना है। वो प्रकृति की सजावट में जैसे अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगे फूल प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृति को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां मिलकर पूरी संस्कृति को सुंदर बना देती हैं। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति में संभव है। ये हम जानते हैं कि हम भले ही अलग अलग देश में, अलग अलग जगह जो है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संस्कृतियां हैं, किंतु हम एक विशेष संस्कृति से संबंध रखते हैं। वही हमारी आत्मा और मन में रमी हुई संस्कृति है, उसका संस्कार करती है, वो हमें शुरू से ही हमें उन्नत बनाती आ रही है। यूं तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, जिस प्रकार हमें जानते हैं कि संसार में कई सारी स्त्रियां हैं, कई तरह के पुरुष भी हैं, पर जन्म में जो हमारे माता पिता हैं वो विशेष हैं, वो उनके गुण हम में आते हैं और उन्हीं को हम अपना, जैसे हमारे माता पिता हुआ करते हैं वैसे हमारे गुण भी आया करते हैं। कई बार हम ये भी मानते हैं कि बच्चे जो हैं माता पिता का दर्पण हुआ करते हैं, जैसे माता पिता वैसे बच्चे हुआ करते हैं। मीन्स यदि बच्चे अच्छे काम करते हैं तो उनके हमें पता चलता है कि उनके माता पिता भी उन्होंने अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी संस्कृति में वो पले और बड़े बच्चे हैं और इस तरह से वो उन्नत समाज का एक अंग बन जाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है, वह सच्चे अर्थों में हमारी भातृ हुआ करती है, वो सच्चे अर्थों में हमारी माता हुआ करती है, वो हमारी पोषक हुआ करती है। यहाँ पर लेखक ऐसा कहना चाहते हैं। देखिए, इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। संस्कृति हमारे मन और प्राणों में बसी हुई है, ऐसा यहाँ पर लेखक कह रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने विचारों को किसी भी प्रकार संकुचित कर लेते। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं, उतने ही ऊंचे उठकर अपना व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनाता है। मतलब ये है कि हमें अपनी संस्कृति के प्रति सचेत रहना चाहिए, हमें अपने संस्कृति के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, हमें अपने संस्कृति को पूरी तरह से और अच्छी तरह से उसे जानना चाहिए। अपने केंद्र की उन्नति वाह विकास के नींव को कहते हैं। हर खीर को बाहर भी खीर और पर में एकादशी को बाहर भी सब सुना कहते हैं। हम जिस प्रकार यदि हमारे घर के अंदर यदि खीर है ना, यदि हमने अपना विकास कर लिया तो बाहर भी विकास हो जाएगा, और यदि हमने अपना विकास नहीं किया तो बाहर भी विकास नहीं होगा। ठीक वैसे ही हमारे घर के अंदर खीर है तो बाहर भी हमको खीर दिखाई देगी, हमको बाहर भी हम खीर को मेंटेन कर सकते हैं, उसको वहां पर स्थापित कर सकते हैं। और यदि हमारे घर के अंदर सूना है तो बाहर भी सूना ही होगा।
देखिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति एक झलक और भी है। हमें कई तरह की कलाएं, कई तरह की संस्कृतियां यहाँ पर मिश्रित रूप में हमें यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए संस्कृति का स्वरूप पर हम चल रहे हैं। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारी मन की परिधि विस्तृत हो जाती है। मतलब ये है कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपनी संस्कृति पर पूर्ण निष्ठा रखना चाहिए। हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना तो केवल उसका एक अंग है। संस्कृति राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। मतलब ये है कि हम संस्कृति को परम ऊपर का जो स्थान है, सबसे ऊपर का जो स्थान है, हम उसमें रख सकते हैं। उसके बाद राजनीति हो सकती है, उसके बाद अर्थशास्त्र हो सकता है, उसके बाद और दूसरी चीजें आ सकती हैं, लेकिन सर्वोपरि हमको संस्कृति को मानना चाहिए। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। राजनीति के क्षेत्र में तो उसके इने गिने पत्ते ही देखने में आते हैं, अथवा यूं कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है, संस्कृति उस पथ का साध है। हम ऐसा कह दें कि यदि हम राजनीति और संस्कृति को यदि हम कंपेयर कर दें तो राजनीति छोटी पड़ जाती है और संस्कृति ऊपर उठ जाती है। राजनीति के सामने संस्कृति जो है बहुत महान और विशाल मानी जाती है। जिस प्रकार यदि हम राजनीति को और संस्कृति को दोनों को हम एक, यदि संस्कृति की यदि हम बात कर रहे हैं तो संस्कृति एक पूरी किताब है और राजनीति उसके सिर्फ कुछ पत्ते माने जाते हैं। यहाँ पर लेखक ऐसा कहना चाहते हैं। हाँ देखिए, संस्कृति का स्वरूप भारतीय राष्ट्र अब स्वतंत्र हुआ है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन ढालने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये भी है कि अब हम अपनी संस्कृति को और उन्नत बना सकते हैं। जीवन का जो नवीन रूप हमें प्राप्त होगा वह अकस्मात अपने आप आ करने वाला नहीं है। उसके लिए जानबूझकर निश्चित विधि से हमें प्रयत्न करना होगा। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को उन्नत बनाना है। इसके अंदर जो बुराइयां हैं उनको खत्म कर देना है, उनको समूल नष्ट कर देना है। हमें उनकी अच्छाई को जागृत करना है और संस्कृति को एक चरम सीमाओं पर, उत्कर्ष पर लेकर जाना है। उसके लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना आवश्यक है। देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार के प्रयत्न आवश्यक हैं ताकि हमारी संस्कृति जो है वो उन्नत हो सके। देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती आई है। हम उसका सम्मान करते हैं किंतु उसके प्राणवत तत्व को अपनाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। मतलब संस्कृति को हमको आत्मिक रूप में अपनाना बहुत आवश्यक है, तब हम अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं। उसका जो जड़ भाग है, उस गुरुवर बोझ को यदि हम ढोना चाहें तो हमारी गति में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र जो एक पड़ाव पर टिका रहता है उसका जीवन भी ढलने लगता है। इसलिए कहा है चरे वेती की धुन जब तक राष्ट्र के रथ चक्रों में गूंजती रहती है तब तक प्रगति और उन्नति होती है, अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाते हैं और जीवन रुंध जाता है। हमें जागरूक रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारा मन परकोटा खींचकर आत्मरक्षा की साध करने लगे। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमें जड़ नहीं बनना है, हमें अपनी संस्कृति के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना पड़ेगा। जिस प्रकार मनुष्य यदि गतिमान है, यदि वो निरंतर चल रहा है तो वो जीवित है, और चाहे वो राष्ट्र हो, यदि राष्ट्र निरंतर विकास कर रहा है तो राष्ट्र जीवित है, और यदि वो रुक गया, उसका विकास बंद हो गया, उसने अपने आप को एक जगह रोक लिया तो वो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, वो ढल जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा है चरे वेती मीन्स हमेशा चलते रहिए। और राष्ट्र के रथ चक्र हैं, राष्ट्र को यहाँ पर एक रथ के चक्रों की तरह माना गया है
और वो उसकी गूंजती हुई मींस प्रगतिशील जो गुंजन है वो हमेशा यदि चलती रही तो राष्ट्र जो है वो बहुत ही विकसित और उन्नत हो जाएगा। संस्कृति को लेकर हमको चलना चाहिए, अन्यथा प्रकाश और प्राणवायु के कपाट बंद हो जाएंगे। यदि हमने चलना बंद कर दिया तो प्राणवायु के कपाट बंद होने का मतलब है मृत्यु हो जाना और जीवन रुंध जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति का विकास निरंतर करना चाहिए और हमें अपनी आत्मरक्षा भी करना चाहिए। मीन्स ये है कि हमें संस्कृति का विकास करने के साथ में राष्ट्र के विकास को भी आगे हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारी संस्कृति का विकास होगा। देखिए, संस्कृति के स्वरूप पर हम चल रहे हैं। पूर्व और नूतन का जहां मेल होता है, पुरानी चीजें हैं और नई चीजें जब आ रही हैं, वही उच्च संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। वहीं पर संस्कृति जो है एक विकसित रूप में आ सकती है। ऋग्वेद को यहाँ पर जो है सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक के बारे में लेखक कह रहे हैं, ऋग्वेद का पहला सूक्त में कहा गया है कि नए और पुराने ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यही अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्त काल की स्वर्ण युगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि जो पुराना है वह केवल इसी कारण अच्छा नहीं माना जा सकता और जो नया है उसका भी इसलिए तिरस्कार करना उचित नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर नवीन और पुरातन दोनों चीजों को लिया है। ठीक है, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि पुराने विचार हैं, पुरानी संस्कृति है जिसमें कि कुछ त्रुटियां हैं, उनको हमको हटाना चाहिए और यदि नवीन है और नवीन संस्कृति कहीं आ रही है और उसमें अच्छाई है तो हमें उसको अपना लेना चाहिए और यही अमर सत्य है। और यहाँ पर उन्होंने कालिदास का जो गुप्त काल में स्वर्ण युग जब समय रहा था उस समय कालिदास ने क्या लिखा था कि जो पुराना है वह हमेशा अच्छा नहीं होगा, हो सकता है उस समय के लिए वो अच्छा हो, लेकिन अब अभी वर्तमान के लिए हो सकता है वो अच्छा ना हो। तो पुरातन में हमें नवीन, यदि कोई चीज नवीन आ रही है तो हमें उसको आत्मसात करते हुए अपनी संस्कृति का उन्नति और उसका विकास करना जरूरी है। बुद्धिमान दोनों की कसौटी पर कसकर किसी एक को अपनाते हैं। जो मूढ़ हैं उनके पास घर की बुद्धि का टोटा होने के कारण वे दूसरे के भुलावे में आ जाते हैं और वो जो लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति को छोड़कर भटक जाते हैं और कहीं दूसरी संस्कृति में जाकर फिर उसको उन्नत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर एक संस्कृति और दिखाई दे रही है ना, जो कि हमें संस्कृति की विविधता का रूप यहाँ पर हमको उसका दर्शन हो रहा है। देखिए, हाँ, गुप्त युग के ही दूसरे महान विद्वान श्री सिद्धसेन दिवाकर का यहाँ पर हमारे जो लेखक है उन्होंने उदाहरण लिया है। ने कुछ इसी प्रकार के उद्गार प्रकट किए थे। जो पुरातन काल था वह मर गया, वह दूसरों का था। आज का जन यदि उनको पकड़ कर बैठेगा तो वह भी पुरातन की तरह मृत हो जाएगा। पुराने समय के जो विचार हैं वे अनेक प्रकार के हैं। कौन ऐसा है जो भले प्रकार उनकी परीक्षा किए बिना अपने मन को उधार जाने देगा, अथवा जो स्वयं विचार करने में आलसी है वह किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता है। जिसके मन में सही निश्चय करने की बुद्धि है उसी के विचार प्रसन्न और साफ सुथरे रहते हैं। जो यह सोचता है कि पहले आचार्य और धर्म गुरु जो कह गए वह सच्चा है, उनकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि है विचार शक्ति सिर्फ टूट पुंजिया है, ऐसा मीन्स उनकी वह सब बात सफल है और मेरी बुद्धि है विचार शक्ति सिर्फ टूट पुंजिया है, ऐसा वावा वाक्यम प्रमाण के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग ही अपनाता है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ ये नहीं मानना चाहिए कि जो पुरातन था वो एकदम सही था। हमें अपनी बुद्धि की परख का उपयोग करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी विचार शक्ति क्या कहती है, क्या हमारे अनुसार वो चीज अभी सही है, हो सकता है पुरातन में वो चीज सही रही हो और आज वो सही ना हो, आज वो चीज सही ना हो, आज के अनुसार वो चीज किसी भी तरह से वो सही नहीं बैठ पा रही हो, तो उसके अनुसार हमको क्या करना चाहिए, हमें उस समय के अनुसार
उस चीज को छोड़कर नए नए हमारे अनुसार जो सच सही है हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए, हमें उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। देखिए, हाँ देखिए, हम संस्कृति के स्वरूप पर चल रहे हैं। मनुष्य के चरित्र मनुष्यों के कारण स्वयं मनुष्यों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। यदि कोई बुद्धि का आलसी या विचारों का दरिद्री बनकर हाथ में पतवार लेता है तो वह कभी उन चरित्रों को पार नहीं पा सकता है जो अथाह हैं, जिनका अंत नहीं है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि यदि हमारे जो मनुष्य हुआ करते हैं उनका चरित्र मनुष्य ही बनाते हैं, और यदि हम आलस्य करें या हम ऐसा सोच लें कि हम नए विचारों को नहीं उन्नत कर सकते, नए विचारों को नहीं बता सकते हैं, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। हमें अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए यदि हम उसमें कई कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें उनको बिल्कुल लाना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने मत को पक्का समझते हैं, ठीक वैसे ही दूसरों के मत को भी हो सकता है कि वो सही हो। दोनों में से किसी एक की बात कही जाए, इसलिए दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर हमको चेक करना चाहिए कि किसकी बात सही है, कौन सी चीज से उन्नति होगी, कौन सी चीज से संस्कृति का विकास होगा। ये हमको सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। वो बताते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे नवीन प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए, राष्ट्र के अर्वाचीन जीवन में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण हमें ग्रहण करना आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वघोष ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्शों और चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन पूरा नहीं कर सके, उन्हीं पुत्रों ने पूरा कर दिखाया है। ये हम जानते हैं कई सारे ऐसे काम रहे थे जो कि राजा तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके पुत्रों ने उस काम को पूरा कर दिया। और इसकी संस्कृत में एक वाक्य है, राज्ञाम ऋषीणाम तरितानि तानि कृतानि पुत्रे कृतानि पूर्व है। मींस जो पुत्र थे उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया जिसको बड़े बड़े राजा भी पूरा ना कर पाए थे, और उस तरह के चरित्र उन्होंने स्थापित भी किए थे। हम संस्कृति का एक और स्वरूप यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ देखिए, नए और पुराने इस संघर्ष में इस प्रकार का सुलझा हुआ और साहसपूर्ण दृष्टिकोण रखना अति आवश्यक है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी संस्कृति का विकास पूरी तरह से कर पाए। हमारे जो निर्णय हों वो बहुत बुद्धिपरकता पूर्वक लिए गए निर्णय हों, इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है। अन्यथा भूतकाल कंठ में पड़े खटखटे की तरह बार बार जो है बार बार टकराकर हमारी गाड़ियों को तोड़ता रहेगा। भारत और संयुक्त देश के लिए आवश्यक है कि भूतकाल की जड़ पूजा में कहीं फंसकर उसी संस्कृति को अंग ना मानने लगे। मीन्स हमारे भारत में जो कुरीतियां हैं उनको हम ऐसा ना माने कि वो सही हैं, उसमें हमें परिवर्तन लाना जरूरी है। जो उसमें अच्छाइयां हैं उसको हम अपनाते हुए आगे बढ़ जाएं और जो बुराइयां हैं उसको हम छोड़ दें। हम ये भी मानते हैं कि हमारे भारत में वर्ष में कई तरह के ऐसे समाज सुधारक भी रहे हैं जिन्होंने भारत की पुराने वाली जो प्रथाएं रही थी, जिनमें सती प्रथा, जिसमें दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां रही थी, उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। भूतकाल की रूढ़ियों से ऊपर उठकर हमें नित्य अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति में सृजन की जरूरत है, उसमें हमें नई स्फूर्ति और प्राणों की जरूरत है ताकि हम उसको और उन्नत कर सकें। जब कर्म की सिद्धि पर मनुष्य का ध्यान जाता है तब वह अनेक दोषों से बच जाता है। जब कर्मों से भयभीत व्यक्ति केवल विचारों की उलझन में फंस जाता है तब वह जीवन की किसी नई पद्धति या संस्कृति को जन्म नहीं दे पाता। अतः आवश्यक ये है कि पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व हैं उन्हें केवल हम कर्म में लगें। कर्म
उन्हें केवल हम ले लें, कर्म करें उनके अनुसार और नई वस्तु का निर्माण भी करें। जो निर्माणकारी तत्व हैं उनको हम ग्रहण करें और उनको लेकर हम अपनी संस्कृति का विकास करें। इस प्रकार भूतकाल खाद बनकर विशिष्ट उपयोगी बनता चला जाएगा और हमारी संस्कृति का विकास होता चला जाएगा। भविष्य का विरोध करके पदे पदे उससे जूझने में और उसकी गति कुंठित करने में भूतकाल का उपयोग किया जाता है। पदे पदे मतलब धीरे धीरे। हम उसका उपयोग तब नए और पुराने के बीच खाई बन जाती है। यदि हम उसी चीज में उलझे रहेंगे तो फिर ना तो हम नया सृजन कर पाएंगे और ना ही हम संस्कृति का विकास कर पाएंगे। तो हमारी संस्कृति के विकास के लिए हमें नवीन सृजन जरूरी है। तब नए और पुराने के बीच खाई बन जाती है और समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष को उत्पन्न कर देती हैं। तो ऐसा उससे फिर लोगों में भी विचारधाराएं बदल जाती हैं। इसलिए हमको ये जरूरी है कि हम कुरीतियों खत्म करके हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए चलें। देखिए, हमें अपने भूतकालीन साहित्य में आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना होगा। अब हमें अपनी संस्कृति से क्या सीखना चाहिए, क्या हम उसको आत्मसात कर लें? ये यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हम उसको मानव सेवा का जो धर्म है उसको ग्रहण कर लें, आत्म त्याग का धर्म ग्रहण कर लें, अपनी कला में जो आध्यात्म है, आध्यात्म भावों को प्रतिष्ठा और सौंदर्य के विधान में अनेक रूपों और अभिप्रायों को पुनः स्वीकार करना होगा। हमें उनको लेना होगा। हमारी संस्कृति बहुत महान है। अपने दार्शनिक विचारों में से उस दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो समन्वय, मेलजोल, संभाव और संप्रीति के जीवन मंत्र की शिक्षा देते हैं। हमें अपने संस्कृति के अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको आत्मसात करना चाहिए, उन्हें हमें अपनाना होगा। तब हम अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं। जो विश्व के भावी संबंधों का एकमात्र नियामक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। अपने उच्चाशय वाले धार्मिक सिद्धांतों को मत कर उसका सार ग्रहण करना होगा। मतलब हमारे जितने धार्मिक सिद्धांत है उन सबको हमको मथना पड़ेगा, उन्हें हमें बुद्धि से परखना पड़ेगा और उसमें जो अच्छाइयां हैं उनको हमें ग्रहण करना होगा, उसमें जो बुराई है उसको हमको नष्ट करना होगा। तब हम अपनी संस्कृति का विकास कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कई सारे समाज सुधारक रहे हैं, कई तरह की संस्कृतियां रही हैं। उसको हमने मूर्त रूप यहाँ पर दिखाने की आपको कोशिश की है। हाँ, देखिए, संस्कृति का स्वरूप धर्म का अर्थ संप्रदाय या मत विशेष का आग्रह नहीं है। रूढ़ियों और रुचि भेद से भिन्न होती रही है और होती भी रहेंगी। धर्म का मथा हुआ सार है प्रयत्न पूर्वक अपने आप को ऊंचा बनाना, जीवन को उन्नत करना। जीवन को उठाने वाले जो नियम हैं वे अब आत्मा में बसने लगते हैं। तभी धर्म का सच्चा आरंभ मानना चाहिए। जब जीवन उठने लगे तब हमें ये मानना चाहिए कि हमारा धर्म भी उन्नत हो रहा है। साहित्य और कला, दर्शन और धर्म से जो भी मूल्यवान सामग्री हमें मिल रही है उसे हमें अपनी संस्कृति में जोड़ देना चाहिए, उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना चाहिए। यही सांस्कृतिक कार्य की उचित दिशा और सच्ची उपयोगिता है। तभी हम अपने जीवन में संस्कृति को उन्नत बना सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।